गुजरात को लोग यही जानते थे, ये मीठा खाना खाते हैं, ये फौज में नहीं जाते, ये बीच बीच में एक आध गांधी भी पैदा कर देते हैं। लेकिन आप सब बधाई के पात्र हैं। पूरे देश के लोगों को गुजरात का धन्यवाद करना चाहिए कि ऐसे समय में जो एक बड़ा आसान लोगों को लगता है कि कार्यक्रम जब ही होते हैं जब चुनाव होता है, लेकिन गुजरात में किसी मौसम में भी प्रोग्राम कर लीजिए, हाउसफुल ही रहता है। और ये भी तय कर दिया कि किसी पिता का नाम लेकर के, महान पिता का नाम लेकर के कुछ दिनों के लिए सत्ता पे काबिज हुआ जा सकता है, लेकिन आपने, महाराष्ट्र की जनता ने ये तय किया कि एक चाय बेचने वाले के नेतृत्व में जो सब्जी बेच रहा था, आपने सब्जी बेचने वाले को जिताया और जिसने अपने बाप को बेच दिया उसे उसकी औकात दिखाई। इसलिए लोग इसको कह सकते हैं पॉलिटिकल एंगल में ये जीत हार है, ये सच मायने में सनातन हिंदू की जीत है। और इस राजनीति में एक महाराष्ट्र का लीडर जिसने अपने राजनीतिक कैरियर में 8 बार गिरगिट की तरह रंग बदला, उसको भी उसकी औकात दिखा। अगर ये सिलसिला चला जो 10 साल से चल रहा है, पहले भी अपने कई में वक्तव्यों में कह चुका हूं, किसी मनुष्य से, किसी परिवार से, किसी जाति से, किसी राज्य से भूल हो जाती है, उस भूल को सुधार ले अगर कोई समय रहते तो उससे बड़ा कोई महान नहीं होता। होती है, इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है, क्रिकेट का मैच होता है, उसमें जीत हार होती है, लेकिन एक बड़ा क्रिटिकल समय होता है जब वो जीत बहुत महत्वपूर्ण होती है। ये एक ऐसे समय में है जब इस देश की और राष्ट्र विरोधी ताकतें अपने पूरे चरम पर थी और सिर्फ किसी पार्टी को वोट दिया है, कोई पार्टी जीती है, मैं इससे खुश नहीं हूं। एक व्यक्ति जिसकी इतनी हिम्मत हो गई कि वो 2 कौड़ी का एमएलए था, उस शख्स ने अपनी सरकार के ताकत में हमारे एक दोस्त, बेहतरीन इंसान और एक चैनल के मालिक अर्नब गोस्वामी को जेल में डाला। और ये उसके शब्द हैं कि हम अर्नब गोस्वामी को इतना टॉर्चर करेंगे कि वो आत्महत्या कर देगा। आज अर्नब गोस्वामी जहां बैठे हैं दुनिया जानती है, उसको बुरी तरह हराया गया है और मुझे पूरी उम्मीद है कि वो आत्महत्या करेगा। ऐसी ताकतें जो सनातन हिंदू की आवाजों को टेलीविजन पे प्रखर करें, मुखर करें, उनके खिलाफ षड्यंत्र करने वालों को इस चुनाव में बुरी तरह परास्त किया है। इसके लिए गुजरातियों को बहुत बहुत धन्यवाद। एक और बात कहनी है, यहां महाराज बैठे हो, उनका प्रणाम करना चाहता हूं। महाराज जी, जब कोई भी हमारे बीच में से बड़ा काम करे, खास तौर से राष्ट्र के प्रति करे,
वो हमारा है कि नहीं है, कि हम जानते हैं कि नहीं जानते हैं, उसकी जाति क्या है, उसका इलाका क्या है। मुझे लगता है कि अगर हम अभी भी उस बीमारी से ग्रस्त हैं तो हमें बाहर आना चाहिए। और पिछले 7-8 सालों में इस बीमारी का इलाज बहुत हुआ है, इसलिए ऐसे बीमार लोग अब कम होने लगे हैं। इसलिए मैं अपनी बात को किसी से छुपाता नहीं हूं और जो है वही कहता हूं, चाहे किसी को कितनी भी बुरी लगे। इसलिए एक युवा जो शायद हमसे भी आधी उम्र के होंगे, उससे भी कम उम्र होगी, उस बच्चे ने एक पूरे देश में एक मूवमेंट खड़ा कर दिया है। बड़े बड़े मथाधीशों को अच्छा नहीं लगता होगा, उसको मुझे कोई चिंता नहीं है, बहुत कमेंट सुनता रहता हूं, ये कल का बच्चा है। ये कल के बच्चों ने ही 2014 पैदा किया है, ये मथाधीशों ने नहीं किया है। उस बच्चे ने अगर ये प्रण लिया है और इस देश में सबसे ज्यादा लोग उसके साथ खड़े हैं, तो भले ही हम फिजिकली वहां ना जा पाए, लेकिन उस युवा को, जिसे हम सब लोग बाबा बागेश्वर धाम धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज, इस युवा संत को जो हिंदू राष्ट्र की एक परिकल्पना को लेकर के पूरे देश में एक यात्रा के लिए निकले हैं, इस सभागार में जो जहां बैठा हो, जहां से भी वो निकले, अपनी पूरी ताकत के साथ उसे समर्थन दें। अगर कोई युवा भी इस देश को चेतना उसको जगा सकता है तो वो हमारे लिए सबसे पूजनीय है। ये सोच के नहीं छोड़ देना चाहिए कि अरे हमें इसमें क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। ये युवाओं का दौर है, युवा सत्ता पे जा रहे हैं और युवा सत्ता बदल रहे हैं। ऐसे में एक युवा संत को भी हमें अपना समर्थन देना चाहिए। दूसरा एक नैरेटिव है जो आज के युवाओं को शायद भ्रमित करता है। बदले हुए दौर में हमको अपने स्लोगन, नारे, इन सब को बदलना चाहिए, क्योंकि आज युवा पीढ़ी जो हमारे बीच में है, जो 15 साल का बच्चा है, 18 साल का बच्चा के दौर में पैदा हुआ है। वो दौर नहीं है जब हमको कुछ भी पूछना होता था तो अपने बड़ों के पास जाते थे और बड़े जो बताते थे वही हम लोग मान लेते थे। इस संचार क्रांति में कोई कितना भी बड़ा बुद्धिजीवी हो, कोई कितना भी बड़ा व्यक्ति हो, अगर किसी मंच से कहीं कोई भाषण दे, कोई बात कहे और ऐसी बात कह के चला जाए, वेरीफाई न कर लें, तब तक ताली भी मत बजाइए। ये एक तरफा संवाद नहीं है। यह आसान नहीं कि गुजरात में 9:30 बजे न कोई चुनाव है, न किसी किस्म का कोई उत्सव है, मुझ जैसे साधारण आदमी के लिए लोग इतनी बड़ी संख्या में आए। क्या आसान नहीं। तो हमने देखा है कि नेताओं के फंक्शन कराने के लिए भीड़ ट्रक में आती थी। लोगों को यह भी बताया जाता था कि इस सभा के बाद खाने का भी प्रबंध है। खाने का प्रबंध नहीं है, आपको रोकने का प्रबंध है। यहां जितने लोग बैठे हैं, इतने गणमान्य नागरिक हैं, उनकी अपनी अकेले की हैसियत बहुत होगी, लेकिन वो यहां आए हैं तो उनके मन के अंदर इस राष्ट्र के प्रति कोई चिंता का भाव है, जिसके लिए वो यहां आए हैं। इसके चुनाव तो भारत में एक ऐसा पर्व है जो पूरे साल चलता है। मैं अभी करते हैं इसलिए कि इस सभा में कई बेटियां मुझे बड़ी यंग और कई बच्चे यंग नजर आ रहे हैं, इसलिए मैं चाहता हूं कि मेरी बात को एक बार घर जाके वेरीफाई जरूर करना। आपने मुझे बुलाया है, आपने मुझे सम्मान दिया, इसके लिए धन्यवाद।
लेकिन सम्मान का मतलब ये नहीं है कि मैं जो कुछ भी कहूं और आपको उसमें डाउट हो तो वेरीफाई ना करें, मुझे भी 10 बार वेरीफाई कीजिएगा। और गुजरात में कहीं भी आता रहता हूं, गुजराती मुझे बुलाते रहते हैं, वहीं मंच पे खड़ा होगा तो आप पूछिएगा पुष्पिन जी आपने फला सभा में ऐसा बोला था, ये गलत बोला था। मेरी स्पीच उस दिन आखिरी स्पीच होगी। ये कोई प्रोफेशन नहीं है, ये कोई धंधा नहीं है हमको बोलना है, बोलने के पैसे मिलेंगे इतना बोलना, ये धंधा, ये यहां से चुना है, यहां से नहीं चुना है। जनवरी 1946 में देश के अंदर चुनाव हुए। उस चुनाव में उस समय कांग्रेस पार्टी और मुस्लिम लीग के बीच में चुनाव हुआ। बीमारी आज की नहीं है। 46 के अंदर जब चुनाव हुआ तो मुस्लिम लीग के लिए, मुसलमानों के लिए 492 सीटें रिजर्व कर दी गई और 492 सीटें सिर्फ मुसलमान ही उस पर खड़े होंगे। चुनाव हुआ, 492 सीटों में से कुल सीटें थी 1585। चुनाव हुआ, उसमें से 492 सीटों में से 429 सीटें मुस्लिम लीग ने जीती और बाकी मुसलमान जो कांग्रेस में थे उन्होंने जीती। और उस चुनाव में मुस्लिम लीग का नारा था, हर कीमत पर लेंगे पाकिस्तान, मर मर के लेंगे पाकिस्तान। ये उनका स्लोगन था। और उसके बाद चुनाव हो गया, कांग्रेस पार्टी को ज्यादा वोट मिले, सरकार बन गई, मुस्लिम लीग वही रही। और उसके बाद मार्च में कैबिनेट मिशन प्लान आया और कैबिनेट मिशन प्लान ने आते ही यहां यह कहा कि हम शीघ्र ही सत्ता का हस्तांतरण करने वाले हैं। लेकिन पिताजी के कान में यह कहा कि ये सत्ता का हस्तांतरण हम कांग्रेस को करेंगे और कांग्रेस में भी हमारी पहली पसंद फूल वाले चचा हैं। गांधी जी को वो समझा गए। गांधी जी का यहां से मैंने फिर कहा, उनकी उम्र, उनका कद, इससे वो बड़े हैं। उनकी आन बान शान में कोई गुस्ताखी नहीं करना चाहता, कोई अशब्द नहीं बोलना चाहता, पूरे सम्मान के साथ। लेकिन जहां मैंने शिक्षा प्राप्त की है वहां यह कहा है कि जो कितना भी बड़ा हो, उसने अगर कोई जघन्य अपराध किया है तो सम्मान के साथ उसके जघन्य अपराध को एक्सपोज करिए। गांधी जी ने जो रिटन में है, मैं सुनी सुनाई बातें नहीं करता, सब रिकॉर्ड पर है। जैसे ही यह हुआ तो उनको लगा, क्योंकि उस वक्त मौलाना आजाद कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष थे, और कहा गया कि भाई सत्ता तो कांग्रेस को देंगे ही और चचा जान को देंगे। तो चुनाव की घोषणा हुई तो आप सबको ताज्जुब होगा, उस समय के कांग्रेस में कैसे लीडर थे। ये आज की कांग्रेस नहीं जो आलू से सोना बना रही बना, अब महाराष्ट्र में सोना ही बनेगा। उस समय के कांग्रेस में लीडर थे, अच्छे लीडर थे, महान लीडर थे भाई, विजनरी लीडर थे। आप सोचिए कि कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार की घोषणा का जब समय आया कि कांग्रेस के अंदर पार्टी का अध्यक्ष कौन बनेगा, उस समय के सनातन धर्म की सनातन धर्म की गौ माता की गौ माता की गौ हत्या कुलशेष जी की